स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 4 ना। थिंग्स दैट वी हैव टू कवर इज पोटेंशियोमीटर, galvanometer, ammeter, voltmeter। इट्स लाइक डिवाइसेस स्टार्ट किया ही है पढ़ना, मीटर ब्रिज, केल्विन्स मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये खत्म ही कर लेते हैं डिवाइसेस जो भी है अपने पास, ठीक है। पोटेंशियोमीटर काफ़ी लेंदी है, बाकी ये तीनों छोटे छोटे ही हैं। एंड लास्ट में आएगा हमारे पास जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट बोलो या पावर और एनर्जी के फॉर्मूलाज बोलो, सब एक ही बात है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। पोटेंशियोमीटर क्या चीज है ये? इट इज अ डिवाइस used to measure potential difference between any two points। एनी टू पॉइंट मतलब कोई भी, आप किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट के किसी दो पॉइंट के बीच में निकालना चाहते हो, किसी सेल के अक्रॉस निकालना चाहते हो, किसी रेजिस्टर के अक्रॉस निकालना चाहते हो, ये निकाल सकता है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द मोस्ट एक्यूरेट मैनर। इन द मोस्ट एक्यूरेट मैनर। ट्राई एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लाइक डिफरेंस बिटवीन। इनमें और इनमें डिफरेंस बिटवीन अगर आएंगे तो आप ही खुद ही अभी ही समझते वक्त ही सोचना कि अच्छा इसमें उसमें क्या क्या फर्क है, ठीक है। ये मेन चीज है इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं अपन इसको। फिर इसका मैं पहले प्राइमरी सर्किट बना रहा हूं। ध्यान से देखेंगे यहां पे वी हैव अ सेल, वी हैव अ रेजिस्टर, वी हैव अनदर रेजिस्टर। इसका नाम ए रख रहे हैं, इसका नाम बी रख रहे हैं। इधर तक डायग्राम क्लियर है सब लोग को? इसका नाम मैं रखता हूं ई पी, इसका नाम मैं रखता हूं आर पी, और इसका नाम मैं रखता हूं रियोस्टेट। सुन रहे हो अभी तक बराबर? ठीक। अब ए से लेकर बी तक वायर कनेक्ट करना है। जैसे मीटर ब्रिज में 1 मीटर का वायर था ना, 1 मीटर लॉन्ग वायर 100 सेंटीमीटर वाला, वैसे यहाँ पे। बट ये वायर है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, 5, 6, 7, 8 मीटर तक का भी होता है। तो प्रैक्टिकली ये एक क्लासरूम में या तुम्हारे लैब में फिट ही नहीं होगा। ये कैसे फिट होगा 7-8 लंबा वायर? सीधे तो नहीं रख सकते आप, बहुत इंटरवाइन करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा कुछ करते हैं अपन। मेक सेंस? ऐसा वायर है ये पूरा, ए से लेकर ये बी तक पूरा वायर है, 7 से 8 मीटर का जो भी है, ठीक है। इसका जो वायर का लेंथ है, आई वुड लाइक टू से LAB, और जो रेजिस्टेंस है उसका नाम रखेंगे RAB। ये प्राइमरी रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये प्राइमरी सर्किट है और ये काफ़ी बड़ा है, ये आपको टेबल पे सेट करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। चल, तो ये प्राइमरी सर्किट मैंने बना दिया। प्राइमरी सर्किट का एक शॉर्ट फॉर्म भी होगा हमेशा इतना। ये तो चलो प्रैक्टिकली कैसा दिखना चाहिए वो है, बाकी मैं कभी कभी ऐसा बनाना भी प्रीफर करता हूँ कि सीधा मैंने ए बी वायर बना दिया सीधा, और एक लूप में ऐसा बना दिया। डू यू फील दीज बोथ डायग्राम्स आर सेम? दे आर सेम, बट डू यू फील इट? दोनों सेम है, ये पूरा एक ही लूप है ना अल्टीमेटली। तो ये भी तो एक लूप है। तो दिस इज सिंपलर डायग्राम जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली सम्स में। ये प्रैक्टिकल है थोड़ा सा। चल अभी सेकेंडरी सर्किट पे जाते हैं, जो यहां पे फिट होता है, और गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और इसके पास एक ऐसा स्लाइडर रहता है ओपन। ये नीचे का जो सर्किट है प्राइमरी, ऊपर का पार्ट जो है सेकेंडरी है, ठीक है। ये ए है तो इधर भी ए लिख सकते हो आप, बराबर। और ये पॉइंट समझो सी है, तो ये बेसिकली सी है।
तो जो मेन स्टेटमेंट है ना, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ये जो 2 पॉइंट्स है वो यही है, ए और सी। कैसे मेजर करते हैं वो बात की बात है, पहले हम इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये एक तरीके से एक डेरिवेशन है ये, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, क्या फंडामेंटल थ्योरी क्या है इसका, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये ए से बी तक जो वायर है ये भी एक रजिस्टर है, ये ए से बी वायर भी एक रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर है। तो कितने रजिस्टर बनाए हैं मैंने मैक्सिमम एक सर्किट में, कितने बन सकते हैं इस सर्किट में मैक्सिमम? ये जो प्राइमरी है इसमें कितने टाइप के रजिस्टर्स आपको दिख रहे हैं मैक्सिमम? 3। एक तो वायर का खुद का, एक बैटरी का इंटरनल, और एक रियोस्टेट वेरिएबल, बराबर। ये 3 में से कभी उनकी इच्छा हुई सम बनाने वाले पे तो वो सिर्फ 2 ही देगा, कभी वो सिर्फ 1 ही देगा। तो कौन सा वो एक रजिस्टर है जो कभी चेंज, जो ये कोई भी क्वेश्चन हटा ही नहीं पाएगा कभी? नहीं, आइडियल सेल दे सकते हैं, आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता। कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसके अंदर? ए बी वायर वाला। ए बी वायर का रेजिस्टेंस इज अनअवॉइडेबल, वो होना ही होना है, उसके बिना तो सम ही ना बने। सो यू आर लक में बी वेरी गुड कि शायद ये दोनों की जरूरत ही ना पड़े, मतलब ये दे ही नहीं तो मतलब है ही नहीं, बट सब जो मान के चलो कि दोनों देंगे, वर्स्ट के सिनारियो ऑल 3 दे विल गिव, ठीक है। द प्रिंसिपल इज द पोटेंशियल डिफरेंस per unit length across the wire is constant। ये मेन प्रिंसिपल है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ अक्रॉस द वायर इज अ कांस्टेंट। ये पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी वायर अपॉन लेंथ ऑफ ए बी वायर इज अ कांस्टेंट, यानी इसको के बोल दिया हम लोगों ने। और इसका नाम भी एक अच्छा और नाम है, कोई गेस करेगा इसका नाम क्या? व्हेन यू डिवाइड एनी क्वांटिटी विद अ लेंथ इट बिकम्स अ ग्रेडियंट। इसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इंपॉर्टेंट 1 मार्क 2 मार्क डेफिनेशन चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका? वोल्ट पर मीटर। एवरीवन इज क्लियर? वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर एमएम, सबके लिए रेडी रहना, वो यूनिट कन्वर्जन फिजिक्स का पार्ट है ही हमेशा से, ठीक है। तो वोल्ट पर मीटर आ जाएगा, ये बेसिक प्रिंसिपल है। वी हैव टू डिराइव दिस, वी हैव टू प्रूव दिस कि व्हाई दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक है, कि ये कांस्टेंट प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। सिर्फ प्राइमरी सर्किट पे फोकस करो, इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगा आई, एंड यू वांट टू ट्राई कि करंट कितना होगा इसके अंदर बाय सिंपल ओम्स लॉ। करंट इन द वायर इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू वी बाय आर, बट वी कौन सा लूं? वोल्टेज कौन सा लूं? मुझे पूरे सर्किट का करंट चाहिए, तो मुझे पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है इस पूरे सर्किट का? ये है भाई ईपी, टर्मिनल नहीं, सिर्फ सेल का ईएमएफ। टर्मिनल अलग होता है, टर्मिनल मतलब वो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड करने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है ना, वो विच इज ई माइनस आई आर या ई प्लस आई आर चार्जिंग डिस्चार्जिंग में, वो अलग है। है अगर आप ये 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो उसको टर्मिनल बोलते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पूरे सर्किट का चाहिए एक साथ, तो वो ये है खाली। इंटरनल काउंट करो तो मुझे टर्मिनल नहीं चाहिए, ओम सा लगा रहा आई इज इक्वल टू टोटल सर्किट का वोल्टेज। तू खाली ये सेल का क्यों लेना चाहता है टर्मिनल पोटेंशियल? ये और ये पॉइंट क्या? वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सेल है। हाँ 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 हाँ, तो सेल के अंदर हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। फिर वो जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा वही सबको मिलेगा ना सर्किट? नहीं नहीं, खाली ये वाला सबको मिलता है, इसी का पार्ट सबको मिलता है इंक्लूडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब अगर ये 20 वोल्ट है तो थोड़ा ये भी लेगा, थोड़ा ये भी लेगा, थोड़ा ये भी लेगा। और तू जो निकाल रहा है वो है बस इसके अक्रॉस, तू जो बोल रहा है अपना टर्मिनल पोटेंशियल वो अलग है। तो वो कब निकालेंगे? वो बोलेगा तब ओम्स लॉ में तुझे टोटल वोल्टेज चाहिए वो ये लेगा तू सिर्फ, ठीक है। आई रिपीट, अगर ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये सेल का सम पार्ट, ये सब कुछ सीरीज में, अग्री? एक लूप में सब कुछ सीरीज में होता है, तो इसका वोल्टेज थोड़ा इसको, थोड़ा इसको, थोड़ा इसको मिलेगा, सबको मिलेगा ऐसा, ठीक है। चलो, करंट इज टोटल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, कौन सा लूँ? खाली ए बी वाला लूँ या तीनों ले लूँ? तीनों लेना पड़ेगा, आर ए बी भी लेना पड़ेगा, आर पी भी लेना पड़ेगा, और रियोस्टेट भी अगर दिया होगा तो वो भी लेना पड़ेगा। क्या ये करंट सही लग रहा है? करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी सर्किट इज दिस।
चलो इधर सुनेंगे मेरी बात। मेन एम याद रखना, हम लोग को VA बाय LAB निकालना है, पोटेंशियल अक्रॉस AB। अब मुझे सिर्फ AB वायर का V निकालना है तो कैसे निकालूंगा? ओम्स लॉ से, I इंटू RAB। अग्री? सर I के बाद बाजू में AB क्यों नहीं लिखा? आई तो सब में सेम है, पूरे लूप में सेम है। इधर देखेंगे, पेन्स रख दो, I सब में सेम है इसीलिए, ठीक है। इस I की जगह पे वो लिख सकते जो ऊपर से लाया अपन ने, लिख दो। यानी कि EP RAB अपॉन RAB प्लस RP प्लस रियोस्टेट। अभी तक सब सही है? लास्ट पार्ट चाहिए क्या था? मेन तो K चाहिए था ना, निकालो K। VAB इजिकल टू IRAB बराबर। ये तो हो गया, ये तो हो गया, ये तो पूरा VAB आ गया। अब बहुत सिंपल सा ही काम करना है, K निकालना है ना। K का मतलब क्या था? VAB अपॉन LAB। तो आई थिंक ये कटने वाला तो है नहीं किसी के साथ, डायरेक्ट ये लिख दूं। सो देयरफॉर K इक्वल टू क्या? अब ये मेन चीज़ है जो याद रखना, बोर्ड्स में काम आएगा। VAB RAB अपॉन RAB प्लस RP प्लस रियोस्टेट एंड एवरीथिंग, वी हैव अनदर LAB एट द बिलो। क्या बात सही लग रही है? इज दिस क्लियर एवरीवन? अगर उसने RP दिया ही नहीं सेल का तो नीचे का RP हट जाएगा, वो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला। अगर वो रियोस्टेट नहीं देता तो वो भी हट जाएगा। तो और इजी होगा, सीधा RAB ही कट गया सीधा सीधा। कौन सा बोल रहे हो? अच्छा वो अब VAB नहीं आएगा, EP आएगा, सॉरी। अब सही है? EP RAB अपॉन, हाँ अब सही है। क्लियर एवरीवन? तो ये पूरा है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है कि ये K होता क्या है और ये कांस्टेंट। आप देख लो उस इसके जो सोल्यूशन में जो डब्बे में डाला है उसके अंदर RHS में कोई भी चीज़ वेरिएबल नहीं है। या अगर आप चाहते हो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो वायर का तो आप ये सब चीज़ों के साथ मस्ती कर सकते हो। मेन बैटरी विल नॉट चेंज। आप मेन एम है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। जैसे कि मैं कल को कोई सेल ला के देता हूँ नया इसके अलावा और बोलता बताओ इसका पोटेंशियल कितना है, ये सेल का कितना है, तो उस सेल को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा A और C के बीच में। जो भी आगे के डेरिवेशन है वो बताऊंगा मैं। यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो आपका एम जो है उससे ये चीज़ चेंज हो रही है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि EP इज़ नॉट चेंजिंग। वायर आपने एक बार लगा दिया तो लगा दिया, दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। RAB इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। RP सेल का इंटरनल है, रियोस्टेट रेजिस्टेंस है और लेंथ भी अलग हो रहा है। तो यू कैन नॉट change these things without changing the main setup. That's why it's a constant. Theoretical conceptual depth वाले क्वेश्चंस आते हैं कि अगर CET और बोर्ड्स में, JEE में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते, बट वो कॉन्सेप्ट तो वहाँ पे भी चाहिए ही होता है कभी भी। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो बेसिकली पर मीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो चीज़ का है। इफ़ यू वांट अ वेरी गुड डिवाइस यू नीड टू हैव अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ज़्यादा डिटेल वैल्यू देगा वो, ज़्यादा सेंसिटिव बोला जाएगा वो। व्हाट डू यू मीन बाय मोर सेंसिटिव? जो बहुत छोटे से छोटा मेजर कर ले या बहुत बड़े से बड़ा मेजर कर ले, विच विल बी कॉल्ड एज हाई सेंसिटिविटी। जो छोटे से छोटी चीज़ से अफेक्ट हो जाए उसी को तो सेंसिटिव बोलते हैं ना। तो जो छोटी से छोटी चीज़ मेजर कर ले उसके लिए आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत हाई चाहिए। तो मुझे बता पाओगे मैथमेटिकली इसमें से अगर मुझे K बढ़ाना है तो इसमें से मुझे क्या कर सकते हो? एट अ टाइम को एक चीज़ बताओ। अगर इफ यू वांट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस K व्हाट कैन आई डू? मतलब मेन जो सेल है उसका वैल्यू आप बढ़ा दोगे अगर, तो क्या होगा मालूम है? अगर ये बढ़ा दोगे तो इसको इन तीनों को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा पोटेंशियल का रेंज लेके बैठा है ये जो आप मेजर कर सकते हो। नहीं समझे मेरी बात? जैसे 20 वोल्ट है तो ये इसमें से 2 वोल्ट लेके बैठा समझो, ये 5 वोल्ट लेके बैठा, कितना बचा? आउट ऑफ द 20 दिस वन हैज़ 2 वोल्ट, दिस वन हैज़ 5 वोल्ट, हाउ मच इज लेफ्ट? दैट 13 वोल्ट विल बी विद दिस वन। नाउ दिस वायर विल लाइक मैं 13 वोल्ट तक सब मेजर कर सकता हूँ। तुम उसको सेल ला के दो, ये ले 5 वोल्ट का, हाँ मैं मेजर करूँगा, कर सकता हूँ मैं। तुम बोलोगे 15 वोल्ट का, नहीं मैं मेजर नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव द रेंज ऑफ दिस ओनली 13 वोल्ट। समझ रहा है कुछ कुछ मेरी बात? विल कीप गोइंग। और बताओ लेंथ को डिक्रीज कर देंगे तो K बढ़ जाएगा, बट लेकिन लेंथ को कम कर दोगे तो RAB भी तो कम हो जाएगा। उधर है थोड़ा ट्रिकी पार्ट। एरिया ऑफ AB जो क्रॉस सेक्शन है उसको डिक्रीज करें।
लेंथ को बढ़ाने पे पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ता है। आई नो द फॉर्मूला इज नॉट डूइंग द जस्टिस, बट लेट अस थिंक कि अगर लेंथ बढ़ा दूंगा मैं ये वायर का, तो इस वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। द वोल्टेज जो 20 वोल्ट है अगर ये, तो ये तीनों को देता है, वो क्या सोच के देता है, किसको ज्यादा देता है? जिसका आर ज्यादा होता है, जिसका आर ज्यादा होता है, बराबर है। तो अगर तुम वायर बढ़ा दोगे तो इसका आर भी बढ़ जाएगा, तो इसको पोटेंशियल भी ज्यादा मिलेगा, बट लेकिन डिवाइड बाय लेंथ भी है। तो आई थिंक वील हैव टू डू बाय सॉल्विंग ओनली टू कंप्लीटली डिसाइड कि क्या हो रहा है के को। ठीक है, चलो एनीवे आएगा तब जरूर देखेंगे। तो इधर आपका प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर खत्म होता है। ऑब्वियसली सेंटेंसेस लगेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है इतना। तो डेरिवेशन इधर है, ऑब्वियसली डायग्राम्स आर पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन, ठीक है। तो यही है पूरा का पूरा प्रिंसिपल में, ये यहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपका। कोई बात नहीं, चलेगा। नंबरिंग एज आई ऑलरेडी मेंशन कि उसका इतना इशू नहीं है, सब कवर हो जाना चाहिए, वो मेन है, ठीक है। चल आगे चलते हैं। अब आएगा यूज दिस पोटेंशियोमीटर टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल। यूजिंग पोटेंशियोमीटर फाइंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। बेसिकली एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है अभी। कितने एप्लीकेशन है सर? 1 2 3 4 एप्लीकेशन है, ठीक है। पहला एप्लीकेशन है फाइंड द सेल, दूसरा एप्लीकेशन है कंपेयर द सेल, तीसरा भी है कंपेयर द सेल। तो सेकंड और थर्ड में फर्क है कि पहला कंपेयर द सेल है बाय इंडिविजुअल मेथड और दूसरा कंपेयर द सेल है बाय सम एंड डिफरेंस मेथड, और लास्ट है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो ये 4 है हमारे पास, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहला वाला, यूजिंग पोटेंशियोमीटर फाइंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो प्राइमरी सर्किट फिर से बना लेता हूं। ये थोड़ा ऊपर जगह ज़्यादा चाहिए इस बार मुझे। ये वायर, ये आपका हो गया रियोस्टैट, ये हो जाएगा EP, ये हो जाएगा RP, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ठीक है इतना। ओके, यहां से एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया अपन ने। वी हैव केप्ट अ गैल्वेनोमीटर हियर। ओह सॉरी, वाई गैल्वेनोमीटर? इसमें जो गैप था ना, उसमें कुछ लगाना है अपने को, जिस और ये गैल्वेनोमीटर के पास क्या है यहाँ पे? स्लाइडर, ठीक है, जिसको जॉकी भी बोलते हैं, जे। अभी बन गया प्राइमरी सर्किट कंप्लीट है, राइट अपना, ठीक। इसके बीच में, इसका नाम मैंने ए रखा था, इसका नाम क्या रखा था हमने? सी। ये भी सी है ना बेसिकली, ये पॉइंट। इसमें एक सेल रख दिया, इसके पास खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, बट दैट डजंट मैटर एट दिस पॉइंट। ये ई मेन इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू फाइंड दिस ई। स्टार्ट करें। तुम्हारे स्लाइडर को किसी ए से लेकर बी वायर के बीच में टच करने से पहले प्राइमरी सर्किट में करंट था कि नहीं था? था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, था, ठीक है। और जैसे ही तुम सी को कहीं ना कहीं रखोगे ए बी वायर के ऊपर, circuit is going to alter and there may be a possibility that the current will flow through this cell also now, this way, or there is a possibility that current will flow through this way. Two possibilities are there, or there is a third possibility कि अभी भी current flow ना करे शायद। That point we have to find, null point। तो क्या करेंगे हम? ऐसा point find कर लेंगे यहाँ पे, ऐसा point find करेंगे C which shows no deflection। तब तक हम लोग फाइंड करेंगे तब तक डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट ना मिले। और ये जो लेंथ है ना LA से C तक, उसको मेजर कर लेंगे। LAC इज नॉर्मली ऑल्सो कॉल्ड एज स्मॉल l, और LA से B को कैपिटल L लिख देंगे, वो भी एक सेंसिबल बात है। मेरी बात सुन रहे हो तुम लोग? ठीक। अभी क्या हुआ मालूम है? अगर ये डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा। ये A से C में जो पोटेंशियल ड्रॉप आया है ना, उसने क्या किया है ना, इस ऐसा करते, याद है मीटर ब्रिज में भी ए बी वायर को बीच में से कहीं से टच कर देते तो वो 2 टुकड़े हो जाते थे, AC और CB, याद है? वैसे इधर भी हो गया, A से B तक जो वायर उसके 2 टुकड़े हो गए, एक A से C और एक C से B। क्योंकि A से C वाला जो वायर है और ऊपर वाला जो सेल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है।
तो यानी कि ऊपर का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप और नीचे का ए से सी का पोटेंशियल ड्रॉप मस्ट बी सेम। नहीं समझे मेरी बात? बिकॉज इट इज अ नल पॉइंट, बिकॉज सी इज ए null point which shows no deflection in galvanometer, therefore we can say potential across A से C which will be A से C में भी potential difference कौन create कर रहा है? Therefore I should write therefore potential drop across wire A C is same as potential drop across the cell connected in secondary circuit. ये secondary circuit है, ऊपर वाला पार्ट, ये जो ऊपर का पार्ट है secondary circuit है। ठीक है, इतना मेरी बात अभी तक फॉलो कर पा रहे हो आप लोग जितना मैंने बोला? एवरीवन इज हियर विथ मी? चल अब एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा, एक या रादर आई शुड से एकदम क्लिक होगी चीजें। ये ए और सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये वाले ई से ज्यादा है कि ई से कम है कि ई के बराबर है? आराम से सोचना है। यू हैव टू स्टार्ट कंपेयरिंग विद द चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑल्सो। उसको टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं बाय द वे, जो अपन ए और सी के अक्रॉस बात कर रहे हैं ना, ए और सी के अक्रॉस वो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल है, मतलब वी ऑल्सो कॉल टर्मिनल पोटेंशियल। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है और ये जो ईएमएफ का सेल है, ये दोनों इक्वल होंगे कि कोई इसमें से बड़ा कोई इसमें से छोटा होता है? याद है, पर जब सेल से करंट निकलता है ना तो डिस्चार्जिंग बोलते हैं उसको, तब टर्मिनल पोटेंशियल होता है ई माइनस आई आर। मतलब सेल का जो वोल्टेज है समझो 20 वोल्ट का है, तो टर्मिनल पोटेंशियल 17-18 वोल्ट होता है, कभी भी कम। वो दुनिया को दे ही नहीं पाता 20 वोल्ट पूरा, क्योंकि उसको खुद का इंटरनेशन लेके बैठा होता है 2-3 वोल्ट। ये बात समझ में आ रही है? जब चार्जिंग होता है सेल का, मेरी बात सुनो, जब चार्जिंग होता है सेल का तब टर्मिनल पोटेंशियल होता है ई प्लस आई आर। तब आपने क्या किया होता मालूम है कि एक सेल को ही आप चार्ज कर रहे हो किसी और बड़े सेल से। वो पता है मूवीज कोई तो मूवी में दिखाया हुआ था, शायद 3 इडियट्स में ही दिखाया था कि बहुत सारे कार्स का पावर यूज करके आपने चार्ज किया है, पूरे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया हुआ। तो दैट इज बेसिकली वी यूज दोज बैटरीज ऑफ द कार एज अ डिस्चार्जिंग एंड वी यूज्ड आवर सेल एज द चार्जिंग। ठीक है, तो ऐसा होता है, पॉसिबल है ऐसा। तो अगर किसी सेल का चार्जिंग हो रहा है तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल ई प्लस आई आर, मतलब अगर 20 वोल्ट का सेल है तो उसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल 25 वोल्ट का है, क्योंकि वो बाहर से कोई दे रहा है। 5 वोल्ट फिर भी अंदर वाला लेके बैठा है कि भाई मैं थोड़ा बहुत तो चाहिए वहाँ पे, चार्जिंग उसको बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर करंट ही फ्लो नहीं कर रहा सेकेंडरी सर्किट में, तो ई प्लस आई आर ई माइनस आई आर लगाऊँ कैसे? आई ही नहीं है। दिस इज ए यूनिक केस व्हेन सेल का पोटेंशियल और सेल का टर्मिनल पोटेंशियल दोनों सेम होता है। सेल अगर 20 वोल्ट का है तो एसी भी 20 वोल्ट ही होगा। करंट ही नहीं फ्लो करवा रहे ना आप, तो नल पॉइंट निकाल रहे हो ना। तो मतलब ये ए से सी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जिसको हम टर्मिनल भी बोलते हैं, वही एक्चुअली ईएमएफ भी है सेल का, बिकॉज करंट फ्लो नहीं कर रहा सेकेंडरी सर्किट में। तो मैथमेटिकली लिखना में बहुत आसानी होगी मेरे को अभी कि ईएमएफ जो आप निकालना चाह रहे हो, मेन एम क्या है, यूजिंग पोटेंशियोमीटर फाइंड ईएमएफ। जो ई निकालना चाह रहे हो वो एक्चुअली वी इंटू ए सी के बराबर है, वी ए सी के बराबर है। अब वी ए सी कैसे निकालेंगे हम लोग? ई तो निकालना ही है, इक्वल टू वी ए सी। अब वी ए सी निकालना पड़ेगा ना पहले, मेन तो ई निकालना है। बट हमने इतना ही प्रूव किया अभी तक कि ई और वी ए सी दोनों इक्वल है। वी ए सी कैसे निकालूंगा मैं? देयर इज समथिंग, द हिंट इज समवेयर हियर, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वी ए सी की जगह क्या लिखूं मैं? के इंटू, वेरी गुड। इट इज, द ट्रिक इज दिस कि लुक एट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला फर्स्ट। जैसे कि अगर there are 100 people, so there are 100 apples and there are 10 peoples, ठीक है ना? 10 लोग हैं, 100 एप्पल है, तो हर एक जन को कितना एप्पल मिले? 10। दैट इज अ यूनिक क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। द प्राइस पर यूनिट
मतलब या नंबर ऑफ एप्पल्स पर पर्सन, वो आगे आपको क्वांटिटी वही पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसा ट्रीट कर रहे हो कि हर एक मीटर के पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ये बता रहा है। अब यहाँ पे जब आप बैलेंस करते हो ना, ए से सी तक वो मेजर करते हो, इट इज लाइक 4 पीपल नाउ। ये पूरे कितने लोग थे? 10 लोग, जिसके हर एक के पास कितना एप्पल है? 10। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 4 लोग हैं, तो इसके पास कितना एप्पल होंगे ए से सी तक? 40। यू फाउंड दैट पर यूनिट का वैल्यू एंड यू मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ पीपल, बराबर। वैसे ये ऑलरेडी फाउंड दैट पर यूनिट का वैल्यू, ऑल यू हैव टू डू इज मल्टीप्लाई दिस के विद दैट लेंथ ए सी, जो उसने बोला अभी कि VAC is similar to just simply K times of LAC या small l for that matter, length AC। तो फाइनली जो मेन इक्वेशन आपको दिया जाता है वो E इक्वल टू K टाइम्स ऑफ स्मॉल l, इधर तक लाके छोड़ना है आपको। E इज इक्वल टू KL। व्हाट इज K? पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि उस पोटेंशियोमीटर की प्रॉपर्टी है। व्हाट इज स्मॉल l? लेंथ ऑफ AC। वायर पूरा AB का है, उसमें सिर्फ AC वाला पार्ट बैलेंसिंग लेंथ, जो LAC है उसका नाम क्या है? ये बैलेंसिंग लेंथ आप एक्सपेरिमेंट करके ही निकाल सकते हो ना। देन ऑल यू हैव टू डू इज मल्टीप्लाई विद KL। सो द फर्स्ट डेरिवेशन वाज टू फाइंड द K, द सेकंड डेरिवेशन इज यूज दैट K टू फाइंड द अननोन EMF। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा। क्या दोनों डेरिवेशंस क्लियर है आपको? ठीक है, नेम करके नहीं छोड़ता। चल नंबरिंग करना ही है तो बता दो क्या था यहाँ पे। तो 1 2 3 क्या था? एक तो व्हीट स्टोन होगा, एक मीटर ब्रिज और एक केल्विन। अच्छा ठीक है, तो चलो इसको D4 फिर इसको D5 इधर से बोलेंगे ना। फर्स्ट साइड हटा रहा हूँ मैं। सेकेंड साइड, हाँ D6 पे चलते हैं। कंपेयर EMFs E1 and E2 by individual method, बाय इंडिविजुअल मेथड। ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे। इस बार E1 को पहले लगाओ, उससे एक बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा, उसको L1 बोलो। फिर एक बार E2 लगाओ, उसको बैलेंसिंग लेंथ निकालो, L2 बोलो। बस हो गया, उतना ही करना है। एक्सपेरिमेंट करना इतना ही है, और इक्वेशंस उससे भी इजी दिखेंगे आपको। ठीक है, बट डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा आप लोग को, मैं नहीं बना रहा अभी यहाँ पे। पर एग्जाम में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि एक बार आपने E1 लगाया और एक बार आपने E2 लगाया हुआ। चाहिए तो ऐसा ऐसा रहेगा। हाँ, हर एक में बनाना पड़ेगा। मैं बना ही देता हूँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। रियोस्टैट RP इधर देखेंगे, ये A है, ये B है, और इधर देखो बना रहा हूं, देखो सेकेंडरी सर्किट देखो। एक सेल, एक स्विच, एक सेल, एक और स्विच, एक गैल्वेनोमीटर। मेरी बात समझ रहे हो? ये ऐसा फ्री एंड। ये समझो E1 है और ये समझो E2 है। ये स्विच S1 है, ये स्विच S2 है। स्विच बोलो या सीधा K बोलो? नहीं, स्विच ही बोलते हैं, K ऑलरेडी यूज कर रहे हैं हम लोग। चलो, when S1 is closed and S2 is open, तो E इज इक्वल टू पहला K इंटू L1 आ गया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जब आपने ये क्लोज किया और ये ओपन रखा तो एक जगह पे बैलेंसिंग पॉइंट आया इधर। मेरी बात समझे? C1 बोलते हैं इसको, चलेगा? अभी देन S1 is open and S2 is closed। फिर बैलेंसिंग लेंथ निकाला तो E2 इज इक्वल टू KL2, मतलब फिर कोई दूसरा पॉइंट पे
ऐसा, इसका नाम रखेंगे C2। क्या मेरी कोई बात समझ में आ रही है तुम लोग को? बस यही दो इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ जाएगा? E1 अपॉन E2 इज L1 अपॉन L2। डू यू गेट इट व्हाई इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल मेथड? डू यू गेट इट व्हाई इट्स कॉल्ड इंडिविजुअल मेथड? बिकॉज आपने दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व किया है। आया मेरी बात समझ में? कुछ क्लियर है? स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये चीज़ें? ठीक। B7, कंपेयर EMFs E1 and E2 by sum and difference method. By sum and difference method. करें स्टार्ट। इस बार दोनों बैटरीज एक साथ एक ही लाइन में लगाएंगे। फर्स्ट इन असिस्टिंग केस, इन असिस्टिंग मतलब एक सेल ऐसा और एक सेल ऐसा, E1 और E2, और तब आप नल पॉइंट निकालो। तो इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, कोई बता सकता है मुझे? इस बार सेकेंडरी सर्किट में E1 E2 ऐसा लगाया आपने, अलग अलग नहीं लगाया। जैसे इसमें दो अलग अलग स्विचेस के साथ लगाया ना, इसके अंदर दोनों एक ही साथ लगा दिया, तो दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जो बैलेंसिंग लेंथ L1 आएगी उसका इक्वेशन क्या होगा? E1 प्लस E2 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ जो भी पहला लेंथ है। फिर इन अपोजिंग केस मतलब कैसा होगा? E1 और E2 उल्टे, तो क्या इक्वेशन बनेगा? हाँ, इक्वेशन कोई बता रहा था मुझे? यस, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू सिंपली L1 अपॉन L2। ये K किधर जा रहे हैं सारे? कैंसिल हो रहे हैं। इसको सॉल्व करके मुझे सिर्फ E1 बाई E2 चाहिए, तो कोई है बता सकते? सीधा E1 बाई E2 इक्वल टू क्या लिखूं? E1 L2 प्लस E2 L2 इक्वल टू E1 L1 माइनस E2 L1। ये E1 इधर है, ये A1 इधर है, साथ में ले लेते हैं। तो क्या आएगा? E1 L2 माइनस L1। ओ वेट, ये दोनों उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको उधर लेके जाते हैं और इसको उधर लेके जाते हैं इधर। तो क्या आ जाएगा? E2 इंटू L1 प्लस L2 इज इक्वल टू E1 इंटू L1 माइनस L2। सो देयरफॉर E1 अपॉन E2 कितना आ जाएगा? अर्लियर आई वॉज होपिंग कि कोई मुझे ये ओरली बता सके। दिस इज कॉल्ड एज कंपोनेंट और डिविडेंडो ऑन आइदर साइड। तो ये ओरली भी एनीवे डजंट मैटर, ये आ जाएगा समझ में। अच्छा, ये दो स्टेप बढ़ा के लिखोगे बोर्ड्स में तो खुश ही होंगे वो लोग। ठीक है, चलो ये लिख लिया L1 प्लस L2। अभी आप देखोगे ये और ये दोनों जो फॉर्मूलाज आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, व्हेन इट कम्स टू न्यूमेरिकल दे विल गिव यू टू लेंथ्स L1 एंड L2। you have to get it clear कि when to use that and when to use this sentences के थ्रू। देखो डायग्राम दे देते तो खत्म बात, तो आप पता लगा ही लोगे। बट अगर वो लोग सेंटेंसेस में बात करते हैं तो यू नीड टू फाइंड दीज वर्ड्स कि ये लोग असिस्टिंग और अपोजिंग के लेंस दे रहे हैं कि इंडिविजुअल लेंस दे रहे हैं वो L1 L2। समझ रहे हो? दोनों से आंसर अलग अलग आ जाएंगे। ओके, चलो इसमें कुछ एज्यूम किया हुआ मैंने, वो ध्यान से सुनो। इसमें वी हैव टू नोट कि जो मेन बैटरी है ना EP, वो E1 प्लस E2 दोनों से बड़ी होनी चाहिए। वाई? जो मेन सेल है ना ये वाला, ये E1 प्लस E2 दोनों से बड़ा होना चाहिए इन दिस केस। वाई? करेक्ट, क्योंकि देखो E1 प्लस E2 मिला के अगर समझो 15 वोल्ट, E1 प्लस E2 मिला के अगर 30 वोल्ट होता है तो उसको चाहिए 30 वोल्ट को बैलेंस करे। तो तुम्हारा बैटरी अगर 20 वोल्ट का हो तो कहाँ से लाएगा वो 30 वोल्ट का ड्रॉप? तो उसको 50 वोल्ट का तो होना पड़ेगा कम से कम नहीं, मतलब यू गेट इट मोर देन 30 होना चाहिए ताकि AB वायर को मिले 30 वोल्ट और वो बैलेंस करे। नहीं समझे? अच्छा, अगर ऐसा नहीं कर पाए सर, तो समझो अगर ये दोनों का ये इस सम में
या रादर जैसे इस सब में ये जो अकेला वैल्यू है ना ये 30 वोल्ट का, बट ये 20 वोल्ट का, तो होगा क्या? ये जो E1 है जिसको आप बैलेंस करवा रहे हो वो 30 वोल्ट का, बट दिस वन इज 20 वोल्ट, तो होगा क्या? आपको नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं. यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड सच अ पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, बिकॉज है ही नहीं वहां पे. ये 20 वोल्ट है तो इस वायर को तो 20 से तो और कम ही देगा, और इसको चाहिए 30, तो मिलेगा ही नहीं उसको. ए बी वायर पे कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं वेयर दिस विल शो नो डिफ्लेक्शन. ठीक है, क्लियर एवरीवन? एक डेरिवेशन बाकी है पोटेंशियोमीटर का, विच इज टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस. वो थोड़ा ट्रिकी है. ये दोनों इजी थे थोड़े, प्रिंसिपल थोड़ा ठीक था, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ था. वो वाला से इजी था, उसमें भी लेकिन कॉन्सेप्चुअल डेप्थ था कि क्यों वो इक्वल है ई और वी ए सी. ये दोनों तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. नेक्स्ट वाला भी थोड़ा सा ठीक है. D8 वाला क्या नाम रख रहे हैं इसका अपन? टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. डायग्राम बनाना होगा मुझे, जगह नहीं है यहाँ पे. ठीक है, फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड. नहीं सेकेंड साइड कुछ है ही नहीं भाई. चलो टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. सेकेंडरी सर्किट में लगाना है, प्राइमरी सर्किट वैसे ही बनाना जैसा बनाते हैं अपन. एक सेल, एक रियोस्टैट, एक इंटरनल, ये ए से लेकर बी तक पूरा वायर, बराबर. रियोस्टैट, आरपी, ईपी, ए और बी. सेकेंडरी सर्किट में क्या बनाना है हम लोग को? यहाँ देखेंगे एक बार सेकेंडरी सर्किट में क्या ट्रिक है. दो पार्ट है इसमें और दो स्विचेस भी है, और ये गैल्वेनोमीटर. ठीक है, दिस इज आर, दिस इज ईएमएफ एंड दिस इज इंटरनल आर. ESC. स्विचेस का नाम रखते हैं, नीचे वाले को S1, ऊपर वाले को S2 बोल रहा हूं मैं. ठीक है, सेकेंड पार्ट हटा दूं. सेकेंड पार्ट नहीं 2 लिख अच्छे से, तेरे तो नोट्स मेरे को PDF बनाने. फेंको वेको मत बे पेन, एक तो पकड़ता है नहीं वो बराबर. वो एक बार इसको मेरा इधर इधर मारा. हाँ नहीं, तो दोनों का गलती. और मैंने बोला था नहीं तब. अच्छा, वो भी ब्रिज के हाथ से छीन. हाँ दे रहा था. दे रहा था. अरे ये क्या? वन एंड हाफ साइड. थोड़ा सा सॉल्विंग है इसमें. आगे बढ़ो. चलो इधर सुनेंगे. देखो जरा सेकेंडरी सर्किट पे नजर घुमाओ सीधा. प्राइमरी सर्किट तो चेंज नहीं हुआ है. सेकेंडरी सर्किट दिख रहा है सब लोग को. स्विच 1 के साथ क्या कनेक्टेड है? एक सेल EMF E का और इंटर रेजिस्टेंस R वाला, बराबर. और स्विच 2 के साथ क्या कनेक्टेड है? एक नया रेजिस्टेंस है जो कनेक्ट किया उन्होंने पैरेलल में. ठीक है, चलो पहला पार्ट. व्हेन
S1 is close and S2 is open. तो जब आप बैलेंसिंग लेंथ निकालोगे वो क्या चीज देगा वो? अगर आप S1 को क्लोज कर दो और S2 को ओपन रखो तो क्या चीज मिलेगी आपको? ये जो पॉइंट मिलेगा C1 उससे सिर्फ E मेजर होगा. क्या बोलते हो? सही बोल रहा हूं? ठीक है. अब ध्यान देना, थोड़ा ये पार्ट अलग है, अभी तक के सबसे अलग है. व्हेन बोथ आर क्लोज, S1 S2 दोनों क्लोज कर दिया तो क्या मिलेगा? अगर मैं ये दोनों ऐसा डॉटेड बना के क्लोज कर दूं तो ये अब क्या मिलेगा आपको? अब एक्चुअली क्या हो रहा है मालूम है? सेकेंडरी सर्किट का जो लूप है वो आप अपने अंदर ही क्लोज हो गया है, वो अपने अंदर ही कंप्लीट हो गया है. तो सेकेंडरी सर्किट बोल रहा है मैं तो खुद ही कंप्लीट हूं, मैं खुद ही एक करंट फ्लो करवा लूं. प्राइमरी का करंट अभी भी वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो के में कोई चेंजेस नहीं है. बट इधर सेल में खुद के अंदर ही यहाँ करंट फ्लो हो रहा है. तो अब जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी वो क्या मेजर करेगी? पोटेंशियल डिफरेंस तो मेजर करने का काम है ही इसका भाई, पर किसके अक्रॉस मेजर करेगा ये? सेकेंडरी लूप. ये दो पॉइंट्स का बराबर, उसको ये और ये पॉइंट का मिल जाएगा ना उसको, जो कि ये और ये पॉइंट के बीच का है, जो कि इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल है. E माइनस IR मिलेगा उसको. इस सेकेंडरी सर्किट में करंट फ्लो होने लगा ना ऐसा, IS, तो इस बार उसको जो मिलेगा ना वो मिलेगा E माइनस I सेकेंडरी इंटू R इक्वल टू KL2. क्या मेरी कुछ बात समझ में आई आपको? सही है. ये मिला उसको टर्मिनल पोटेंशियल. और करंट का वैल्यू क्या लिखा जाएगा? एनीवन? करंट की जगह पे क्या लिखूं? E की जगह पे तो KL1 चाहो तो लिख सकता हूं. IS, पहले IS की जगह क्या लिखूं वो बताओ. IS इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r. क्या बोलते हो? वो सेकेंडरी सर्किट का खुद का करंट. ठीक नहीं समझे? सेकेंडरी लूप में भी तो ओम्स लॉ लगा सकते हो ना, EMF इज इक्वल टू R प्लस R, E इज इक्वल टू I इंटू दिस R. ऐसा एक लूप है ना वो. समझा कुछ हमें? ये वाला इक्वेशन समझा? ओम्स लॉ लगा रहा हूँ एक लूप में बस. EMF अपॉन टू, हाँ ऊपर वाले में लगा रहा हूँ. ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ. ये चीज़ में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर E माइनस E अपॉन R प्लस स्मॉल r इंटू क्या है इधर भाई? स्मॉल r ना, इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2. इन दोनों E की जगह क्या क्या पुट कर सकता हूँ मैं? KL1. सो KL1 माइनस KL1 इंटू स्मॉल r अपॉन R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2. आई थिंक सब जगह से K कट जाएगा. सो देयरफॉर L1 माइनस L1R अपॉन R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू L2. मुझे ना क्या चाहिए? मुझे स्मॉल r चाहिए. तो स्मॉल r कैसे लाऊं? L1 माइनस L2 इज इक्वल टू क्या? L1R अपॉन, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं या पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते सर? स्मॉल r वाले टर्म साथ में ले लेते बाद में. कुछ और तरीका है किसी के पास? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फायदा हो रहा है. चलो ठीक है. L1R प्लस L1 स्मॉल r माइनस L1 स्मॉल r, और ये पूरा जो नीचे का टर्म हो इसको भी जाएगा ना, L2R प्लस L2 स्मॉल r. कुछ कैंसिल दोनों साइड से? कौन सा? ये दोनों. तो कौन सा? ये दोनों. हाँ, तो खाली स्मॉल r इधर ही है ना, इसको इधर लेके आओ. L1 माइनस L2 इंटू बड़ा R, उधर क्या बचा? L2R. ऑलमोस्ट देयर. स्मॉल r L2 को इसको दो, पहले वाले को दोगे तो L1 बाय L2, दूसरे वाले को दोगे तो 1 बड़ा. ये फॉर्मूला. तो यानी कि आप L1 क्या है समझा? जब आप खाली पहला स्विच क्लोज करते हो. L2 क्या है? जब दोनों क्लोज करते हो. कैपिटल R क्या है? सेकेंडरी सर्किट में पैरेलल में जो लगाते हो वो है ये. तो बस आपको ये 3 डेटा क्वेश्चन में से उठाना है एंड सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्मॉल r. क्या मेरी बात क्लियर हो गई आपको? डन है ये. इस पे एक सम मिलेगा, HSC टेक्स्ट बुक में पीछे मिल जाएगा एक सम. इस पे इनफैक्ट मैं बोलता हर एक पे एक मिनिमम मिल जाएगा अनसॉल्व क्वेश्चंस में. डन है इतना? चलो, तो पोटेंशियोमीटर की स्टोरी खत्म हुई यहाँ पे. हाँ बोल. हाँ हाँ बोल.
जब सर्किट क्लोज किया ना आपने पूरा, तो इसमें करंट फ्लो होने लगा। इसका काम है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना ना। अभी तक की स्टोरी में क्या था, इसमें करंट ही फ्लो नहीं होता था, तो हमेशा इसका पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर ही हो जाता था। लेकिन इस बार ये ई के बराबर नहीं होगा, इस बार वो ई माइनस आई आर के बराबर होगा, बिकॉज ये टर्मिनल पोटेंशियल बन गया अभी। और अभी जो बैलेंसिंग पॉइंट आएगा वो पहले से थोड़ा सा छोटा आएगा। अग्री? L2 विल बी स्मॉलर देन L1। तो आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि L1 कौन सा L2 कौन सा। जो बड़ा है वो L1, जो छोटा है वो L2। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? इजी है सॉल्विंग। चल, एक पोटेंशियोमीटर खत्म करने से पहले बस एक नोट वाली बात, व्हाई द पोटेंशियोमीटर इज मोस्ट एक्यूरेट? इट गिव्स accurate reading because the secondary circuit does not draw any current from primary circuit। आपको जब मैं एमीटर वोल्टमीटर पढ़ा दूंगा ना, तब ये सेंटेंस और ज्यादा हिट करेगा। अभी फिलहाल तो खाली समझ में आया है बस कि भाई हाँ ठीक है, सेकेंडरी सर्किट में करंट प्राइमरी और सेकेंडरी को छेड़ते नहीं है, प्राइमरी से करंट सेकेंडरी में नहीं जाता है। ये वन ऑफ द मेन रीजन दिया जाता है कि एक्यूरेट क्यों है। एक्चुअली दूसरे डिवाइसेस जो एक्यूरेट आंसर नहीं दे पाते, उनका प्रॉब्लम यही है कि वो लोग मेन सर्किट को डिस्टर्ब कर देते हैं। वो बताऊंगा मैं कैसे, ठीक है? तो खत्म करते हैं पोटेंशियोमीटर यहां पर। अभी हम चलेंगे एमीटर, गैल्वेनोमीटर, उन सब के ऊपर चलेंगे। गैल्वेनोमीटर ये भी एक डिवाइस है, ठीक है? डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट्स, यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट, सिर्फ स्मॉल करंट। और वो जो स्मॉल करंट है उसका नाम भी फिक्स है, IG बोलेंगे हम लोग, सब लोग मिलके उसको IG, सबस्क्रिप्ट है G। क्लियर एवरीवन? कुछ खास बड़ी वैल्यू नहीं होती IG बाय द वे, 20 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, इतना ही होता है, बराबर है? सो डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट्स। इसका सिंबल हम लोग यूज करेंगे ऐसा, ये G गैल्वेनोमीटर। इसमें से करंट का लिमिट कितना है? IG, एंड मैक्सिमम वोल्टेज दैट इट कैन मेजर, voltage it can measure is VG, जिसका फॉर्मूला बोल सकता हूं IG इंटू कैपिटल G। कैपिटल G क्या रहेगा बेसिकली? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इधर तक सब लोग सही है? व्हाट इज IG? करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर विच इट अलाउज। G इज रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, VG इज मैक्सिमम वोल्टेज जो वो अलाउ करता है, जो मेजर कर सकता है, ठीक है? It works on principle of magnetic effect, of current. That's why it is also called as MCG, moving coil गैल्वेनोमीटर। इसको हम लोग डेप्थ में मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ऐसा क्यों, ठीक है ना? इट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी बेसिस पे निडल हिलता है उसके अंदर। निडल हिलता ही क्यों है? करंट के होने की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, मैग्नेटिक इफेक्ट। बट नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है वो, ठीक है? तो नेक्स्ट चैप्टर में गैल्वेनोमीटर फिर से पढ़ाया जाएगा, बट वहाँ पे प्रॉपर उसका वो बताया जाएगा, वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। इस चैप्टर में वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर मैं नहीं बता रहा, मैं इस चैप्टर में वर्किंग ऑफ सीधा एमीटर और वोल्टमीटर सिखाऊंगा, ठीक है? तो गैल्वेनोमीटर के बारे में क्लियर है? और सबको डिवाइस कैसा दिखता है वो तो पता ही है ना, डब्बा जैसा दिखता है, ऐसा कुछ है ना, बीच में जीरो है, ऐसा करंट बताता है ना, ऐसा टक 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 टक। ये भी बताता है ना करंट लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है, ऐसा ये कांटा हिलता डुलता है, समझा? क्या बोल रहे हो? नहीं होता है, होगा भाई, छोड़ो। क्लियर एवरीवन? तो गैल्वेनोमीटर का प्रॉब्लम क्या है कि ये मेजर तो करता है करंट, लेकिन ये स्मॉल करंट मेजर करता है,
इसका छोटा सा प्रॉब्लम बस इतना ही है, स्मॉल करंट मेजर करता है और वो मेन सर्किट को अफेक्ट भी कर देता है। तो छोड़ो, वन इशू एट अ टाइम। हम इसका जो इशू है ना कि स्मॉल करंट मेजर करता है लेकिन मुझे ज़्यादा करंट मेजर करना है, वो इशू सॉल्व करेंगे हम लोग एमीटर की हेल्प से। एमीटर इज ऑल्सो अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करंट, बट वो इससे ज़्यादा मेजर कर पाएगा करंट। एमीटर बनता कैसे है? गैल्वेनोमीटर की हेल्प से ही बनता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर यहाँ पे बताना पड़ा। आई कैन नॉट मूव गो टू द एमीटर विदाउट मेंशनिंग व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, ऑल्दो द वर्किंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज इन नेक्स्ट चैप्टर। मेरी बात समझ में आ रही है? दिस वॉज नॉट अ डेरिवेशन, दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। तो डेरिवेशन कहाँ पे चल रहा है? D8 हो गया, D9 एमीटर होगा अपना, कि उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग कैसा होगा, हाउ इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द रेंज दैट इट मेजर्स, दिस गैल्वेनोमीटर मेजर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को करना है एमीटर, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ डिवाइस यूज टू मेजर करंट। डायग्राम समझने का ट्राई करेंगे एवरीवन, पे अटेंशन। एक रजिस्टर है R, इसका नाम रखेंगे R एक्सटर्नल, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें से, लेकिन जो करंट मेजर करना है, जो करंट फ्लो होगा ना, वही आपको मेजर करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर का ही यूज करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि वो करंट मेजर कर सके? टू मेजर द करंट थ्रू दिस रजिस्टर वी विल कनेक्ट अ गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विद दिस वन। तो यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया मैंने, सही है इतना। पर गैल्वेनोमीटर वाला लाइक मेरे में से सिर्फ IG ही अलाउड है भाई, आई कैन ओनली मेजर IG, उससे ज़्यादा करंट पास होगा तो फेल हो जाएगा ये। एंड दिस रजिस्टर इज लाइक मेरे में से तो I आने वाला है जो कि IG से काफ़ी ज़्यादा है। लेट्स से जो I है ना वो n टाइम्स ऑफ IG है, या n का मतलब क्या है? I अपॉन IG, एक फैक्टर है n बाय विच द मेन करंट इज मोर देन द लिमिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। I is n टाइम्स, जैसे कि डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, ऐसा, ठीक है। सो व्हाट टू डू, व्हाट कैन वी डू? इसका भी सुनना है, उसका भी सुनना है, क्या करें? क्या करें? एक और रजिस्टर कहाँ लगाऊं? सीरीज में लगा दूं, बट इशू तो फिर से वही हो जाएगा ना, सीरीज में तो करंट सेम होता है ना। You guys are right. If we allow the extra current to go through some alternate path, sorted है। इसके अंदर इसको बोलते हैं हम लोग S मतलब होता है शंट, शंट रेजिस्टेंस, and it is very small. Why this should be very small? So that, yes, anyone want to guess कि ये छोटा क्यों होना चाहिए? So that majority of the current passes through it. सही है ना? अगर ये कम होगा तो ही तो मेजॉरिटी ऑफ द करंट ऊपर चला जाएगा। ऊपर से कितना करंट जाएगा? I आ रहा है, IG लेके बैठा है, तो ऊपर वाले को कितना करंट मिलेगा? I माइनस IG। क्या इज दिस क्लियर एवरीवन? सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा पता है क्या? टू अचीव दिस व्हाट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस यू हैव टू कनेक्ट इन पैरेलल, शंट का वैल्यू पूछेंगे आपको। तो पैरेलल में क्या सेम होता है एनीवन? इन पैरेलल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर एंड shunt should be same. So should I write
IG into G should be equal to I minus IG into shunt. Is this clear everyone? मेरा तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम काम इससे ही हो जाता है, ये इंटरमीडिएट स्टेप से ही मेरा काम हो जाता है. डन है इतना? ठीक है. एक टाइप ऑफ अप्रोच होगा, put I is equal to n times of IG. Can you simplify it? If I put I is equal to n times of IG, what simplified result will I get? Put I is equal to n times of IG, what simplified result? I की जगह IG का IG ना, IG into G is equal to n times IG minus IG into शंट. IG कैंसिल, मुझे सिर्फ शंट चाहिए, तो शंट इज इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1. तो अगर मैं बोलता हूं कि गैल्वेनोमीटर है ना 2 एम्पियर मेजर करता है, आई वॉन्ट टू इंक्रीज द करंट रेंज ताकि वो 10 एम्पियर मेजर कर सके. सो व्हाट शुड आई डू? The current that the galvanometer measure is 2 ampere, but I want to measure 10 ampere. How much times more I want to measure the current? 5 times. N का value 5 है. 5 minus 1? 4. All you have to do is connect G by 4 resistance in parallel to the G. You will achieve it. समझा कंस्ट्रक्शन अंदर का क्या करना रहेगा? G by N minus 1. Okay? ये D9 है ना? ये D9 है. Yes. हाँ बोल, क्या पूछ रहा है? गैल्वेनोमीटर तो सिर्फ IG कैलकुलेट करेगा. हाँ. I minus IG वो कौन? बताता हूँ. बाय द वे, इसमें से एमीटर कौन है? इसके बिना I माइनस आई जी, ये पूरा जो मैंने बनाया डब्बा, ये एमीटर है. चल, अब मुझे दूसरा अप्रोच में मुझे I अलग चाहिए. आई डोंट वांट टू पुट एनीथिंग, मुझे बस I आइसोलेट करके चाहिए. कैसे करेंगे? मुझे सिर्फ I आइसोलेट करके चाहिए. IG इंटू जी इज इक्वल टू, इधर देखेंगे बोर्ड पे, इंटू एस. मुझे सिर्फ I चाहिए, इसको उधर लेके जाओ. IG इंटू जी माइनस, सॉरी, प्लस IG इंटू एस इज इक्वल टू I इंटू एस. सो देयरफॉर व्हाट इज I? IG G प्लस एस अपॉन एस. ये फॉर्मूला समझ में आ रहा? ये करता क्या है? वो तो सिर्फ IG मेजर कर सकता है. अंदर जो डिज़ाइन कर रहा होगा ना, इसको जिसने डिज़ाइन किया होगा इंजीनियर ने, IG मेजर तो करके दे ही रहा है. कौन? गैल्वेनोमीटर. वो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता है. ये फैक्टर दिख रहा है G प्लस एस बाय एस का. ये तो जिसने बनाया होगा उसको पता है ये वैल्यू, उसको G पता है, उसको पता है कि वो कितना पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है. तो ये फैक्टर मिल जाएगा. अंदर ये फैक्टर से वो IG को खुद ही डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर देता है, और जब बाहर जो दिखता है वैल्यू वो सीधा I दिखता है. अंदर वो कैलिब्रेट ही ऐसे करता है. जैसे कि समझो अगर वो IG मेजर करता है 2 एम्पियर, बट ये जो फैक्टर है ये 5 है, तो 2 इंटू 5 तो सीधा 10 दिखाता है. अच्छा, ओ 10 एम्पियर. ऐसा अंदर उसने सिर्फ IG मेजर किया हुआ है. उसने IG जो भी मेजर किया ना, उसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वो अपने को दिखाता है. ओ ये रहा. एमीटर का ऐसा दिखता है, ऐसा ही दिखता है, कोई फर्क नहीं है. बस ऐसा बीच में A लिखा होगा, इधर उधर बीच में G लिखा होगा, पर अंदर क्या फर्क है वो आपको दिख रहा है. ठीक है, ये अंदर है. फाइन. वो ऊपर से A और G मिटा दूं ना तो पता ही नहीं चले किसी को कि कौन सा एमीटर है, कौन सा गैल्वेनोमीटर है. शायद कहीं पे यूनिट वगैरह लिखा होगा तो पता चल सकता है, क्योंकि वो तो कम करंट मेजर करेगा ना. इसके डिविजन्स में लिखा होगा मिली एम्पियर, ये सब लिखा होगा. इसके डिवीजन में शायद मिली नहीं, कुछ एम्पियर्स में लिखा होगा. क्लियर एवरीवन? एमीटर डिवाइसेस में एक लास्ट है वोल्ट मीटर. नेक्स्ट क्या है? D10. इसका नाम होगा वोल्ट मीटर. एक बार फिर से बताएंगे एम मीटर कैसे कनेक्ट किया जाएगा जिस रजिस्टर के साथ, जो जिसके थ्रू करंट निकालना है. हाउ डू यू कनेक्ट अ एम मीटर अक्रॉस अ रजिस्टर? इन सीरीज और पैरेलल? In series. You connect the entire ammeter in series with the
resistor. And how ammeter is designed? By connecting a low resistor in parallel with the galvanometer called shunt. समझा आपको? लो होने का रीजन भी पता है ताकि मेजॉरिटी ऑफ द करंट ऊपर से चला जाए. पैरेलल में तो ठीक है, फाइन. चलो वोल्ट मीटर का डिजाइन समझते हैं. डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. एक बात बताओ, एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर वो कितना है? इसका रेजिस्टेंस कितना है? GS अपॉन G प्लस S. पैरेलल है ना दोनों, ठीक है. एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा है? बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? एमीटर का, शंट का तो कम है ही, एमीटर का और भी कम. जब भी आप दो रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हो ना, उससे जो फाइनल आंसर आता है ना, वो उन दोनों से भी छोटा होता है. जैसे कि मुझे बताओ 6 ओम और 3 ओम का कितना होता है पैरेलल में कनेक्शन? इक्विवेलेंट 6 और 3 का 2 होता है. देखो 2 छोटा है ना, 3 से भी छोटा है. व्हेन यू कनेक्ट इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द 2 और 3 4 जो भी है. समझा? एक आइडियल रेजिस्टेंस, एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो होना चाहिए. बट रियल एमीटर का रेजिस्टेंस थोड़ा सा नॉन जीरो होगा. जब आपने एमीटर कनेक्ट नहीं किया था तब करंट था 10 एम्पियर. जब आपने एमीटर कनेक्ट किया, ये सोचिए कि मैं तो करंट मेजर करना चाहता हूं, लेकिन तब तुमने मेन सर्किट को ऑल्टर कर दिया. व्हेन यू कनेक्टेड द एमीटर इन सीरीज विद द रेजिस्टर, यू ऑल्टर्ड द मेन सर्किट, डिडंट यू? उसकी वजह से जो सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा बढ़ गया. सीरीज में लगाया ना आपने, तो माना कि बहुत कम है, बट ऐड तो किया ना आपने. सो द मेन करंट गॉट लिटिल डिक्रीज. सो द मेजर्ड करंट इज एक्चुअली लेस देन द एक्चुअल करंट. तो देयर इज सम एरर व्हाइल मेजरिंग दीज इंस्ट्रूमेंट. समझा? जब आप मेन सर्किट को ऑल्टर करते हो तो क्या फर्क पड़ जाता है? समझ रहा है? ये पोटेंशियोमीटर नहीं करता, इसलिए वो मोस्ट एक्यूरेट है. अच्छा, ये फ़ायदा है, नुकसान भी बहुत हैं पोटेंशियोमीटर के. ये जेब में लेके घूम सकते हैं, वो नहीं लेके जा सकते कहीं पे. ये पोर्टेबल है, वो पोर्टेबल नहीं है. घर पे कहाँ लेके जाओगे पोटेंशियोमीटर पूरा, हर जगह पे मेजर करने के लिए. समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए डिफरेंस बिटवीन में आते हैं वो, ठीक है. चलो, डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि वोल्ट मीटर भी करता था, पोटेंशियोमीटर भी करता था. ये इसका एरर इसमें भी आएगा. कर लें ट्राई. चलो, तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टर है. हाउ डू यू कनेक्ट अ वोल्ट मीटर टू एन रेजिस्टर? एक्सटर्नल रेजिस्टर जिसके अक्रॉस आपको निकालना है पैरेलल. इसको पूरे के साथ एक गैल्वेमीटर लगा दो ऐसे. गैल्वेमीटर इज लाइक, मैं तो IG ही मेजर कर सकता हूँ, सॉरी, ही इज ऑल्सो लाइक कि मैं तो VG ही मेजर कर सकता हूँ. और मेरे VG का वैल्यू कितना है? IG इंटू G. मेरी बात समझ रही है आपको? बट नीचे रजिस्टर लाइक नहीं, मेरे को तो ज़्यादा मेजर करना है. द वोल्टेज दैट आई वांट टू मेजर, दैट दिस रजिस्टर वांट टू मेजर इज n टाइम्स ऑफ व्हाट इट कुड मेजर. व्हाट टू डू नाउ? गैल्वेमीटर लाइक मैं खाली VG मेजर कर सकता हूँ. रजिस्टर इज लाइक मेरे को n टाइम्स VG मेजर करवाना है. क्या करूँ? व्हाट ऑल्टरेशन इज नीडेड? What alteration you can suggest? नीचे वाला बोलता है मैं 50 वोल्ट मेजर करना चाहता हूँ, क्या मैं खाली 5 वोल्ट मेजर कर सकता हूँ. इधर इसके साथ एक रजिस्टर लगाना है. तो ये बोलता है मैं 50 दूं, 50 मेजर करवाना है. ये बोलता है मैं 5 करूंगा तो बचा हुआ 45 कौन मेजर करेगा? इसको सिर्फ R लिखते हैं. क्लियर एवरीवन? क्या करना है हम लोग को? R इज रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर. और ये कैसा होना चाहिए? हेवी या लो? क्यों? ज़्यादा वोल्टेज वो लेके बैठे.
heavy so that majority of potential difference is across R and low potential difference is across G. G is like मैं तो खाली VG ही measure कर पाऊंगा. Clear everyone? So what is the mathematical expression that we should go for? N का मतलब क्या है यहाँ पे? V upon VG. कितना factors है वो, बराबर? Which equation should we use? The total voltage that we want to measure is VG plus VR. बराबर ना? So VG की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? IG. इसकी जगह पे भी IG लिख सकता हूँ, बट यहाँ सीधा G plus R लिखूँ चलेगा? Is this okay everyone? V is equal to IG into G plus R. Does this make sense? V is equal to IR लगाया है सीधा, I लगाया IG, समय से IG आने वाला है ना, और इंटू टोटल रेजिस्टेंस ले लिया. इसके भी मैं दो अप्रोचेस बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने इसके 2 अप्रोचेस बताए. नेक्स्ट पेज पे बना. क्लियर एवरीवन? और अब बोलता है बाकी है. उधर तक ये ना, ठीक है. ये देखो ये सब करते रहते हैं ना, इसलिए नहीं होता है. चल क्या लिखा था लास्ट? VG इज IG इंटू G प्लस R. हो सकता है इससे ही सम सॉल्व हो जाए. पुट V इज इक्वल टू N टाइम्स ऑफ VG, और VG की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? IG इंटू G. क्या आप क्या V की जगह पे ये पूरा पुट कर सकते हो आप? क्या आ जाएगा? NIG इंटू G इज IG इंटू G प्लस R. सो IG कट गया, N बचा. तो N का वैल्यू कितना आ गया? ये G इसको नीचे दूंगा तो ये तो N नहीं, मुझे चाहिए R चाहिए था. तो NG इज इक्वल टू G प्लस R. सो देयरफॉर R क्या आ जाएगा? N माइनस 1 टाइम्स ऑफ G. तो ये रजिस्टर आपको सीरीज में लगाना है. अगर तुम्हारा गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है 2 वोल्ट और तुम चाहते हो ये मेजर करे 10 वोल्ट, तो N का वैल्यू कितना? अगर गैल्वेनोमीटर इज एबल टू मेजर ओनली 2 volts but you want to measure 10 volts, so what is value of small n? 5. 10 upon 2 5. 5 minus 1 4. So all you have to do is connect a 4G resistor in series with this G resistor to make that range, to achieve that range. ठीक है? What is the second approach? मुझे अगर सिर्फ V चाहिए, हाँ तो हो गया. सेकंड अप्रोच की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको मिल गया ना V. अभी भी गैल्वेनोमीटर क्या मेजर कर सकता है? IG. वो खुद ही अंदर IG को इससे मल्टीप्लाई कर देता है फैक्टर को, और आपके सामने V निकाल के देता है वो. दैट्स हाउ इट गिव्स V. ठीक है? डिवाइस का भी डायग्राम कैसा होगा? ये वोल्टमीटर. वोल्टमीटर भी अंदर एमीटर से ही बनता है. प्लीज फोकस, लास्ट पार्ट है छोटा सा. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर एंड विच पार्ट इज कॉल्ड वोल्टमीटर हियर? Absolutely right. This entire thing is a voltmeter. What is the resistance of a voltmeter? Simply G plus R. What is the resistance of an ideal voltmeter? Infinity. Because R should be very high. क्योंकि अगर ये इनफाइनाइट है, हम लोग तो इसमें से करंट डिवाइड ही नहीं होगा ना, फिर वो मेन करंट को अफेक्ट ही नहीं करेगा. सो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? इनफाइनाइट, ताकि वो मेन करंट को अफेक्ट ही ना करे. ठीक है ना? अभी रियल वोल्टमीटर का क्या प्रॉब्लम होगा? रजिस्टर के अक्रॉस कुछ करंट है. सुनो, हियर मी आउट, थियोरेटिकल है. इस रजिस्टर के अक्रॉस कुछ करंट फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप IR आता है, जो कि आता है 10 वोल्ट. बराबर है? बट इफ यू कनेक्ट अ वोल्टमीटर इन पैरेलल टू इट, व्हाट हैपेंस? द सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस, बिकॉज पैरेलल में कनेक्ट किया आपने, ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज हो गया तो ओवरऑल करंट, तो इसमें से जो करंट जाएगा वो चेंज हो चुका है. तो अब ये जो मेजर कर रहा है शायद वो गलत है, थोड़ा सा एरर वाइज. ठीक है? दैट वी मे हैव टू नीड इट्स अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. सम्स करके आएगी ज़्यादा. क्लियर एवरीवन? चलो लास्ट जो पार्ट अपने को करना है वो है जूल्स हीटिंग इफेक्ट. ये राइट साइड का बाकी है ना पूरा, कि ये हो ओके. चल इनफ जगह है फिर तो.
आ जाओ। जूल्स हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। एक रेजिस्टर, एक सेल और एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ये स्मॉल आर, ये ईएमएफ, ये कैपिटल आर और ये करंट। करंट कितना हो जाएगा? ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। इज इट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग? डिस्चार्जिंग। इधर देखेंगे बोर्ड पे, द हीट डेवलप्ड अक्रॉस दिस रेजिस्टर, हीट डेवलप्ड across resistor is basically work done by cell. आपका फोन डिस्चार्ज हो गया। ओ बंद हो गया क्या? नहीं 2% का। अच्छा 2% पे ही है। खत्म तो हो गया। चलो जितना होता है होने देते हैं। वीडियो बन नहीं पाएगा ना, बन जाएगा। चलो जो हो जाए देखा जाएगा। हीट डेवलप्ड अक्रॉस द रेजिस्टर इज बेसिकली वर्क डन बाय सेल। एक्चुअली उसका पार्ट, क्योंकि सेल का वर्क तो इन दोनों को जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो मुझे सिर्फ उस पर फोकस करना है जो इसके अक्रॉस है, यानी कि ये वाला वोल्टेज पे फोकस करना है मुझे, जो इसके अक्रॉस है। आर यू गेटिंग मी? ये वाले V के अक्रॉस है, ठीक। सो वो हीट का फॉर्मूला होगा, हीट अक्रॉस R इज बेसिकली, हीट का फॉर्मूला चाहिए मुझे, कैसे करूं? हीट इज बेसिकली वर्क डन, और वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। अग्री? चार्ज इनटू पोटेंशियल। नहीं समझे मेरी बात? और चार्ज इनटू पोटेंशियल का इंटीग्रेशन लगेगा, जो भी है टोटल। ट्राई करते हैं। dq की जगह पे क्या लिख सकते हैं करंट के टर्म्स में? एनीवन? I इंटू डी टी इंटू वी। तो मुझे आया है वी आई, और इंटीग्रेशन डी टी क्या हो जाएगा? सिर्फ टी हो जाएगा। सो दिस इज द हीट, वी आई टी, ठीक है। और रेट ऑफ हीट कितना हो जाएगा? रेट ऑफ हीट मतलब पावर, वो क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम। तो कितना हो जाएगा? वोल्टेज इंटू करंट। अग्री? आ गया। और V की जगह पे ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं? आई आर। तो आई कितनी बार आ गया? इसलिए आई स्क्वायर आर। और अगर मैं आई की जगह V बाय आर लिखूं तो ये पावर के कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है ना। एक बल्ब के पास दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होते हैं जब आप मार्केट से खरीद के लाते हो। एक उसके पास होता है रेटेड वोल्टेज, और एक उसके पास होता है रेटेड पावर, यानी कि V रेटेड और P रेटेड। आर यू गेटिंग मी? ये उसके किसी भी डिवाइस पे लिखा होता है पहले से, ये एसी पे भी लिखा हुआ। मतलब वो बोलता है कि 220 वोल्ट लिखा है और इधर समझो 1000 वैट लिखा हुआ है, तो 220 वोल्ट पे अगर आप लगाओगे तो 1000 वैट का एनर्जी कंज्यूम होगा पर सेकंड, और वो देगा भी वो एनर्जी, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे अगर आपके पास रेटेड वैल्यू है? तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, कोई कौन से फॉर्म है इसके अंदर ये दो और रेजिस्टेंस आते हैं? वी स्क्वायर बाय आर। तो आर इज इक्वल टू वी रेटेड स्क्वायर अपॉन पी रेटेड। तो ये काम आएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर बल्ब्स सीरीज में है, बल्ब्स इन सीरीज, ऐसा एक और इधर एक और, ये वोल्टेज V है और इसका भी समझो पावर P1 है, और इसका वोल्टेज रेटेड भी V है, और इसका पावर P2 है, इसका वोल्टेज भी V है। रेटेड वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक।
तो जो टोटल पावर कंज्यूम होती है ना, नेट पावर जो कंज्यूम होती है, उसका फॉर्मूला है 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2, इस तरीके से। फाइन, मैं थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा, आई विल नीड अनदर बोर्ड, ठीक है। पहले इतना लिख लो, पहले आ गया है से सही वापस। चल खत्म करते हैं अमन। क्या बोले? चलो इधर देखेंगे, बल्ब्स इन सीरीज वाला, बराबर। इनफैक्ट अभी अभी एक एग्जांपल भी है अपने बुक में, सिमिलर एग्जांपल, जो अभी बोर्ड पे भी लिख देता हूँ मैं। इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर कौन सा है वो? 52 वाला। हाँ, तो एक बल्ब इधर है गाइस, एक बल्ब इधर है और एक बल्ब इधर है। इन सबके रेटेड वैल्यूज दी हुई है, राइट। ये 220 वोल्ट का सप्लाई है, इसका रेटेड वैल्यू 220 ही है सबका, पर सबका पावर रेटेड अलग अलग है, राइट। क्या पावर रेटेड पहले वाले बल्ब का? 100 वैट, दूसरे का, तीसरे का 20, ठीक। इसका नाम ए है, आई होप बराबर लिखा मैंने इतना। ओ ओके ओके, B1 B2 और मैं तो बोलता हूँ हम सबके पावर ही निकाल लेते हैं, पावर कंज्यूम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन थियोरेटिकल बस इतना ही है कि किसका ब्राइटनेस ज़्यादा है, राइट। वो पहले कर ले चाहिए। फाइंड ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस सॉल्यूशन, फाइंड ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। स्टार्ट करें। सिंस करंट इज सेम, तीनों में क्या सेम है? करंट सेम है। सो देयरफॉर पावर कंज्यूम का फॉर्मूला आई एम यूजिंग I² इंटू आर। सी मतलब कंज्यूम, ठीक है ना। कंज्यूम पावर इज इक्वल टू I² इंटू आर। सब में आई सेम है, तो पावर कंज्यूम और रेजिस्टेंस डायरेक्टली रिलेटेड है। ऑल्सो वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज रेटेड स्क्वायर अपन पावर रेटेड, ये फॉर्मूला भी पता है। तो ये इससे इनवर्सली रिलेटेड है, ये इससे डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इन दोनों का यूज़ करके मैं बोल सकता हूँ पावर कंज्यूम जो है वो पावर रेटेड से इनवर्सली रिलेटेड होता है सीरीज में। तो इसलिए जिसका पावर रेटेड वैल्यू सबसे कम है उसका कंज्यूम पावर सबसे ज़्यादा आएगा। सो देयरफॉर ब्राइटनेस का ऑर्डर कैसा है? B3 देन B2 देन B1। इज दिस क्लियर एवरीवन? मेरी बात समझ में आई? एग्जैक्ट पावर निकालना हो कि कितना कंज्यूम कर रहे हैं तो कैसे कैलकुलेशन होगा? पहले आप R निकालोगे और R निकालने के बाद ये दोनों वैल्यू दी हुई है, राइट। R निकल गया, फिर क्या करोगे? इसमें पुट करोगे, बट इसके अंदर I नहीं पता, तो I कैसे निकालोगे? 3R लेकर क्या बोलते हो? बहुत लंबा चला जाएगा। कोई तो अगर शॉर्टकट मेथड मिलेगा वैसे तो, सोचना आप लोग बाद में। फिलहाल टीचिंग वाला पार्ट आई वांट टू फिनिश। सिमिलरली बल्ब्स इन पैरेलल में, सिमिलरली हाँ, वो जो फॉर्मूला ना रेसिप्रोकल वाला, वो आप टोटल पावर कंज्यूम में लगा सकते हो। वो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला टोटल पावर कंज्यूम में लगा सकते हो, 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/3। इसके अंदर ये जो दो वैल्यूज है रेटेड वैल्यूज हैं, और ये जो आंसर है कंज्यूम वैल्यूज है, ठीक है, लास्ट का। चलो एनीवे, बल्ब्स इन पैरेलल, बल्ब्स इन पैरेलल में P इक्विवेलेंट आएगा सीधा P1 प्लस P2। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे फिर अपन अभी, ठीक है। डायरेक्टली जो भी पावर कंज्यूम हो रेटेड वैल्यूज है डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। कंडीशन वापस वही है कि दोनों बल्ब्स का जो रेटेड वैल्यू है और जो मेन सप्लाई का वोल्टेज वैल्यू है वो तीनों सेम होना चाहिए, P1 और ये P2। तो डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट ये तो लॉजिकल भी है ना, क्योंकि वोल्टेज वैसे भी सेम ही मिलेगा सबको और रेटेड वैल्यू भी V ही है। तो जितना उसको वोल्टेज
चाहिए और जितना वोल्टेज मिल रहा है वो दोनों सेम है, तो इसका पावर P1 और P2 तो मिलेगा, तो टोटल पावर सीधा ऐड कर सकते हो। राइट साइड वाला पार्ट भी हो गया। एक और कोई सिमिलर सॉल्ड एग्जांपल मिल जाए तो अच्छा होगा। कोई है सर्किट वाला सम आगे जिसमें सीरीज पैरेलल कंबाइन हो बल्ब्स वाले में? 50 4 भी है, 5 भी है। 53 में हाँ काफ़ी बल्ब्स है, 54 में भी काफ़ी है, 55 में हो कमी नहीं है, 56 में भी कमी नहीं है। लगाना अपना अपना दिमाग पहले। 53 में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 53 एवरीवन। फोर आइडेंटिकल बल्ब्स ईच ऑफ रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट। अच्छा, चारों आइडेंटिकल बल्ब्स है। सर इसमें ये पैरेलल वाले में भी पी कंज्यूम्ड है ना वो? कौन से वाले? ये वाला? हाँ ये कंज्यूम है और ये रेटेड है, और अपेरेंटली इसमें कंज्यूम भी PR के बराबर ही है सारे के सारे। कितने बल्ब्स है पैरेलल में? कुछ ऐसे डायग्राम है ये। हर एक का वैल्यू कितना बोले लोग ने? 100 वाट 220 वोल्ट। और आपसे क्या पूछा हुआ है? पावर कंज्यूम। और ये भी 220 वोल्ट ही है। पहले मुझे कोई ओरली बता सकते सबसे ज़्यादा ग्लो कौन करेगा इसमें से? सबसे ज़्यादा कौन ग्लो करेगा? कि चारों सेम अमाउंट का ग्लो करेंगे? सोल्यूशन छोड़ दो तुम लोग, वो हम लोग निकाल लेंगे पावर कंज्यूम। मुझे एक थ्योरेटिकल बताओ, सबसे ज़्यादा ग्लो कौन करेगा या सब बराबर ग्लो करेंगे? को कौन है 110 वोल्ट का? सब 220 वोल्ट का। यार चारों आइडेंटिकल है मेरे भाई। मैं पूछ रहा हूँ कौन सा बल्ब? हाँ ये वाला। क्यों? उसमें करंट ये लास्ट तो रहता है लास्ट सबके ये दो। अच्छा, और क्या? वो जो तीन है उसमें करंट डिवाइड हो जाए। हाँ वो तीनों का मिला के जो करंट मिलता है ना वो वाले बल्ब को मिलेगा, इससे वो वाला ज्यादा। करेक्ट। I2R। R तो सबका सेम है ही, तो I के बारे में सोचो सिर्फ। सबसे ज़्यादा I इसको मिलेगा, समझे? और इसमें तीनों में डिवाइड हो जाएगा, तो इसका ब्राइटनेस, इसका ब्राइटनेस, इसका ब्राइटनेस तीनों का सेम होगा, बट इसका ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगा। इनफैक्ट इसका ब्राइटनेस जो है वो 3 गुना ज़्यादा होगा इन दोनों से। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए? I2R पावर कंज्यूम इज I2R। चारों के R सेम है ना? चारों के R कितने हैं? R इज इक्वल टू क्या था? V रेटेड स्क्वायर अपॉन P रेटेड, यानी कि 220 स्क्वायर अपॉन कितना है भाई पावर? 100। कितना आ जाएगा? 22 का स्क्वायर बराबर है इतना 484। सही है इतना? आर सबका सेम है, तो I2R लगा ना पावर के लिए। फिर सबके लिए I सेम थोड़ी, I इसका सेम, बिकॉज द करंट विच विल कम विल डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो 3 गुना कम बल्ब ग्लो करेगा ये वाले। ठीक है इतना? चलिए, मुझे चाहिए पावर कंज्यूम, तो या तो मैं चारों के अलग अलग निकालने बैठूँ, वो भी मेहनत है, या फिर सीधा टोटल रेजिस्टेंस निकाल के लास्ट फॉर्मूला पावर के फॉर्मूला में डाल दूँ। तो पूरे सर्किट का वोल्टेज पता है ना, ये वाला है, यही कंज्यूम वोल्टेज बोला जाएगा। और पूरा रेजिस्टेंस तो सेम ही रहता है, भले तुम कंज्यूम में निकालो रेटेड में निकालो। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये R R R R। इसको मैं अगर सबको R बोल रहा हूँ तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका? कोई बताएगा मुझे? ये तीनों R/3 पैरेलल है, कैपेसिटर्स में ऐड होता है। तो R R R, इसका आंसर कितने का पूरे का? R/3। और ये कितना है? तो R प्लस R/3 इज 4R/3। Each R is this. So therefore power consume is equal to V square by R। V consume, रेजिस्टेंस सबका सेम है। V consume कितना है टोटल मेन? 220। So 220 square upon 22 square which is 100 ही तो नहीं आ रहा? नहीं R का वैल्यू गलत लिया मैंने, सॉरी। R इक्विवेलेंट कितना लेना है? 4R/3, यानी कि
3/4 into 220 square upon 22 square which will be 300/4. 75 आ रहा है क्या? 75 वाट कंज्यूम हो रहा है. इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक. एक लास्ट चीज़ जो मुझे बतानी है वो है ये आर, ये ईएमएफ और ये करंट जो कि है E अपॉन आर प्लस स्मॉल आर. और टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? E माइनस आई आर हो जाएगा या फिर I इंटू बड़ा आर. ये सब चलेगा फॉर्मूला, ये सब देखे फॉर्मूला है सब. आई वॉन्ट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पावर वर्सेस रेजिस्टेंस. हाउ वुड द ग्राफ लुक लाइक? हाउ वुड द ग्राफ ऑफ पावर वर्सेस रेजिस्टेंस लुक लाइक? मतलब आप बाहर का धीरे धीरे बढ़ाओगे तो पावर कंज्यूम को क्या फर्क पड़ेगा? कांस्टेंट. क्या रीजन से? आई स्क्वायर आर. बट फिर आई भी तो कम हो जाएगा ना अगर आर बढ़ाओगे तो. वो ज्यादा रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस जो पावर कंज्यूम है उसकी बात हो रही है. पावर कंज्यूम इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर बराबर. आर रहने दो क्योंकि आई तो वेरी कर ही रहे हो. आई की जगह पे कहना राइट ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस छोटा आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर. डज दिस वर्क? अरे आई की जगह लिख सकता ना ये वाला. अभी आप देखोगे तो आर ऊपर भी है और आर नीचे भी है. आर बहुत छोटा हुआ, कौन सा आर? कैपिटल आर. कैपिटल आर अगर बहुत छोटा हुआ तो पावर कंज्यूम शायद बहुत छोटा हो सकता है. पर जैसे जैसे मैं आर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे पावर बढ़ेगा. बट आर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया ना मैंने अगर, तो करंट बहुत ज़्यादा और उससे भी पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है. ये ऊपर जाके बस नीचे आता है ऐसा. एक पर्टिकुलर पॉइंट है जब पावर कैसी हो जाती है, और वो पॉइंट होता है जब बड़ा आर और छोटा आर इक्वल हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम पावर थ्योरम. मैक्सिमम पावर थ्योरम मैं ज़्यादा डेप्थ में अभी नहीं जा रहा क्योंकि एक तो बोर्ड्स में नहीं है और मेनली एप्लीकेशन बेस पे करने जाते हैं तो सॉल्व हो जाता है. ठीक है. और वो मैक्सिमम पावर होगा कितना बाय द वे? इस फॉर्मूला में अगर बड़ा आर छोटा आर दोनों इक्वल डाल दिए तो क्या हो जाएगा? करेक्ट. E square upon 4R is the answer. Is this clear everyone? मेरी बात क्लियर है पूरी? This is where we end our chapter. नहीं है वो. थर्मो इलेक्ट्रिसिटी. अरे मेंशन किया तो बता देता हूँ. अगर किसी मटेरियल को, किसी रॉड को दोनों अलग अलग तरीके से गर्म करोगे अलग अलग टेम्परेचर पे तो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा. टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट तो फ्लो होती है ना, उसके साथ कभी कभी चार्जेस भी फ्लो होने लगते हैं. कभी कभी चार्जेस भी फ्लो होने लगते हैं. तो जिस जगह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अपना जगह छोड़ दिए वो पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले गए वो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया. उसी को सेल बोल सकते हैं. तो कभी कभी गर्म करने की वजह से भी एक सेल क्रिएट हो जाता है, उसको थर्मोकपल बोलते हैं, थर्मो ईएमएफ बोलते हैं. तो प्योर थियोरी है. ठीक है. बोर्ड्स में भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है ये. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट वीक मैग्नेटिज्म का यूनिट स्टार्ट कर देंगे और साथ साथ में इसकी सॉल्व एग्जांपल की जिसकी जो सॉल्विंग अपनी बाकी है वो भी क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे टीचिंग के.